नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे मैंने थंबनेल डाली हुई है, तो आज बात करेंगे कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म होता क्या है और कोविड के जो पेशेंट्स हैं उस पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है या मिला था। वैसे मैं पहले बता दूं आपको इस बारे में कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म आज की न्यूज़ नहीं है, लगभग ये 1 साल पहले की है। और 1 साल पहले कई देशों में इसके लक्षण देखने को मिले थे, खासकर चाइना हो गया, यूएस हो गया, इटली, जहाँ पर सबसे पहले आपका कोविड का संक्रमण देखने को मिला था। तो अगर मैं मेनली आपको बताऊं कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म होता क्या है, कि मान लीजिए हमारे इम्यून सिस्टम, वैसे ये एल्वियोली है, ये आपका क्या है, ब्रोंकाइज है, ये लंग्स का पार्ट है। और ये ब्रोंकाइज है, आगे की तरफ ये आपका जो ये ब्रोंकाइटिस है। और आगे की तरफ जो पार्ट आपको दिख रहा है वो आपका कौन सा है, ये एल्वियोली है। ठीक है ना, यहीं पर आपका क्या, तो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मान लीजिए ये जो आपका कोविड-19 वायरस है या सार्स कोव 2 वायरस है, इसने हिट किया, तो ये इन्फ्लेमेटरी सिग्नल भेजेगा, जिससे हमारी जो क्या होती है, आपकी जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो जनरेट होती है। पर अगर वो ज़्यादा मात्रा में आपका क्या है जनरेट हुई, तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म को प्रोड्यूस कर देती है, जिसका आउटकम क्या होता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हाइपर इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। जब ये ज़्यादा, देखो, एंटीबॉडीज़ हमारी जो होती हैं, एंटीबॉडीज़ ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, पर इनका कम बनना वो भी दिक्कत खड़ी करता है, और ज़्यादा बनना वो भी खड़ी करता है दिक्कत। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। होता क्या है, जब ये बहुत ज़्यादा बनने लग जाती हैं, तो ये इफेक्टिव सेल के अलावा और जो वायरसेस के अलावा ये आपकी जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको भी अटैक कर देती हैं। तो इतना आप मोटा माटी समझ गए होंगे, तो मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है, एन इम्यून रिएक्शन गोन वाइल्ड सीम्स टू बी लिंक्ड विद द मोस्ट सीवियर केसेस ऑफ द पैंडेमिक कोविड-19। हियर व्हाट हैपेंस। तो देख लेते हैं। COVID-19 cases fill the hospitals. Among the sickest and the most likely to die are those whose bodies react in a signature catastrophic way. ठीक है ना। इम्यून सेल फ्लड, अब यहाँ पे फ्लड की बात कर रहा है, जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, अटैक द लंग्स, दे शुड बी प्रोटेक्टिंग, जिसको उन्हें प्रोटेक्ट करना था लंग्स को, अब उन्हीं को अटैक करने लग जाती है। ब्लड वेसल्स आपकी लीक करने लग जाती हैं, और ब्लड जो होता है वो अपने आप में क्या होने लग जाता है, क्लॉटिंग करने लग जाता है। ब्लड प्रेशर होता है वो प्लमेट होने लग जाता है, और ऑर्गन फेल होना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर और साइंटिस्ट ये बताते हैं, उनका ये मानना है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो ओवरबोर्ड हो जाता है और हार्म करने लग जाता है, इंस्टेड हेल्प के। जहाँ उसे मदद करनी चाहिए थी वहीं वो क्या करने लग जाता है, नुकसान करने लग जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे ये लिखा हुआ है, जब हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो इनकाउंटर्स करती है जर्म्स को, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे अटैक करता है जर्म्स को, और इन्वेड करने वाले जो जर्म्स होते हैं, जो इन्वेडर्स होते हैं, उनको रोकने का काम करता है। पर कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो क्या करने लग जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। जो बचाने वाली जो आपकी इम्यून सेल्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और जो ऑबिडेंट सोल्जर्स होते हैं वो अनरूली बन जाते हैं। मतलब जिन्हें बेहतरी के लिए काम करना था, जिन्हें बोल सकते हैं कि आज्ञा पालन करनी थी, ऑबिडेंट मतलब होता है जिन्हें बात मान के काम करना था, क्योंकि जब हमारे शरीर में उस तरीके की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं कि बाहर वाले जर्म्स को वो क्या करे, ख़त्म करे, अगर वही चीज़ क्या करने लग जाए, बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड में आ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके को वो बोल सकते हैं पिच बॉक बेयरिंग मॉब बन जाती है। मतलब एक ऐसी भीड़ की तरह काम करती है जो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, आगे जो लिखा हुआ है कि ये क्या करता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हाइपर एक्टिव मोड में ला देता है। हाइपर होता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैं बताया कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो ज़्यादा मात्रा में जब बनती है तो वो क्या करने लग जाती हैं, जो आपकी हेल्थी सेल्स होती है उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और ये ट्रिगर करती है इन्फेक्शन को, फॉल्टी जीन्स को, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को, तो ये थोड़ा दिमाग में रखती है। और अपनी जो क्या होती है टिश्यूज़ होती है, ओन टिश्यूज़ आर इन्वेडर्स, और जो अपनी टिश्यूज़ होती हैं वो किस तरीके से इन्वेडर्स की तरह काम करती है, भारी आक्रांता की तरह काम करती हैं। ठीक है ना। अ फॉल अंडर द अम्ब्रेला टर्म साइटोकाइनिन स्टॉर्म नेम्ड बिकॉज द सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोकाइन रैम्पेज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये आप याद रखना, ठीक है ना। These small proteins, there are dozens, are the immune army messenger transiting between the cells with a variety of the effects. Some ask for the more immune activity, some request less. ठीक है ना। तो कुछ क्या करता है इम्यून सिस्टम को, ये इम्यूनो एक्टिविटी को क्या करता है, मोर जनरेट करता है, कुछ क्या करता है आपका लेस करता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग।
अच्छा, लिखा हुआ है राइजिंग स्टॉर्म क्या है, तो लिखा हुआ है रेज इम्यूनिटी एक्टिविटी बिकम टू एबंडेंट, जब ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है, द इम्यून सिस्टम में नॉट बी एबल टू स्टॉप इट सेल्फ, तो वो क्या कर पाता है कि इम्यून सिस्टम उसे स्टॉप नहीं कर पाता खुद से। उससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स होने लग जाते हैं वो इन्फेक्ट होने लग जाते हैं, और जो हेल्दी टिश्यूज होती है वो क्या करने लग जाती हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड स्टार्ट अटैकिंग द हेल्दी टिश्यूज। और किसको करने लग जाती है, आपका अटैक हेल्दी टिश्यूज को अटैक करने लग जाती है, गॉबलिंग अप द रेड एंड द व्हाइट सेल, और खाना स्टार्ट कर देती है रेड एंड व्हाइट सेल्स को, और डैमेज करती हैं आपके लीवर को। ठीक है ना। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब उनकी वॉल्स ओपन होती है तो वो इम्यून सेल्स को क्या करती है, वो सराउंडेड होती है बाई टिश्यूज, तो वो क्या करने, जो आपकी वेसल्स होती हैं वो लीक करना स्टार्ट कर देती हैं, और जो लंग्स होता है वो फिल होने लग जाता है फ्लूइड से, और ब्लड प्रेशर आपका क्या होने लग जाता है, ड्रॉप होने लग जाता है, बीपी क्या होता है इसमें ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की जैसी बीमारी देखने को मिलती है, चॉकिंग ब्लड फ्लो देखने को मिलता है, ऑर्गन्स को आपका जो क्या होता है ब्लड होता है वो अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता जितना उसे मिलना चाहिए। इससे होता है क्या है कि अगर ऑर्गन्स को बोल सकते हैं एक तय मात्रा में, अगर आपकी बोल सकते हैं ब्लड नहीं मिलेगा, अब जानते हैं ब्लड जो कैरियर होता है वो किसका होता है, O2 का होता है, तो जो पर्सन होता है वो शॉक में भी जा सकता है, और परमानेंट ऑर्गन डैमेज और डेथ तक देखने को मिल सकती है। इस स्टॉर्म से जो ज़्यादातर पेशेंट है उन्हें क्या क्या देखने को मिला, फीवर देखने को मिला है, नर्वस सिस्टम सिम्टम्स देखने को मिले, हेडेक हो गया, सीजर्स हो गया, यहाँ तक कि कोमा तक के सिम्टम्स भी देखने को मिले। ये रैंडी क्रोन बोल रहे हैं जो पेडियाट्रिक रिमेटोलॉजिस्ट है एंड इम्यूनोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द अल्बामा एट द बर्मिंगहम, द कोऑर्डिनेटर ऑफ द 2019 टेक्स्ट बुक साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम। तो वो इसके बारे में बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जितना आप समझ रहे हैं ये उससे ज़्यादा आपको बीमार कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, डॉक्टर जो है वो इसी के बारे में बता रहे हैं। और आगे चलें तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म इन द कोविड-19, अब ये देखते हैं। तो जो पहला इसमें देखने को मिला था वो चाइनीज हॉस्पिटल में देखने को मिला था इसका केस, क्योंकि एपिसेंटर आप जानते थे चाइना ही था, खासकर जो आपका कौन सा था, हुनान प्रांत था, और उसका एक सिटी थी हुबई जो उसकी कैपिटल है, वहाँ पर सबसे पहले केस देखने को मिला था कोविड-19 का। तो वहाँ पे 29 पेशेंट थे आपके, जहाँ पर आपका हाई लेवल में जो आपका साइटोकाइन IL-2R और IL-6, इसके बारे में आप इन दोनों नाम पे जरूर ध्यान देना, ये आगे जाके जब मैं वो समझाऊंगा आपको, बोल सकते हैं आपका बाई पिक्चर समझाऊंगा, तो वहाँ पे आपने ये देखने को मिलेगा। वर फाउंड इन द मोर सेवर कोविड-19 केसेस। ठीक है ना। IL-6 का जो आपको मिला है वो 11% में मिला है गुआंगडोंग में, तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, आगे लिखा वेर, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है IL-6 CRP एंड द फ्रेटिन वर हायर इन दोज हु डाइड देन दोज हु सर्वाइव। ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा हुआ है इसी तरीके के आपके इम्यूनोलॉजिस्ट हैं हैफई में, उन्होंने भी कई सारे रिपोर्ट बताई है। साइटोकाइनिन स्टॉर्म्स रिलेटेड केवल चाइना में केसेस नहीं, US में भी केसेस देखने को मिला है। वहाँ के एक बोल सकते हैं आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ इट, मतलब साइटोकाइनिन केसेस उन्होंने काफ़ी देखे हैं। साइटोकाइनिन स्टॉर्म के रॉबर्टो कारी CEO उनका नाम है, चीफ ऑफ द र्यूमेटोलॉजी एंड द एट द टेम्पल यूनिवर्सिटी एंड द फिलाडेल्फिया, ये US में, तो वो भी इसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरीके से जैसा मैंने आपको बोला था, देख लीजिए SARS-CoV-2 ये सेकंड वेरिएंट है, पहली बार जब देखने मिला तो 2003 में देखना है, उसे SARS-CoV-1 बोलते हैं। कोविड इन्फेक्शन है, एपिथेलियल सेल को क्या करता है, आपको हिट करता है। आज सुबह ही मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड बायोलॉजी पूछी जाती है। उत्तराखंड से रिलेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में एक हो सकता है कि आगामी आने वाले टाइम में आपका एक पेपर होगा जिसका नाम है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। ठीक है ना। टेंटेटिव डेट वैसे जून की दे रखी है, पूरी मुझे लग नहीं रहा क्योंकि कोविड के केसेस काफ़ी हाई हो रहे हैं। तो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में तो उसमें साइंस पूछी जाती है, तो साइंस में आज मैंने बायोलॉजी कराई, उसके 15 क्वेश्चन कराए। तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें मैं एपिथेलियल सेल्स के बारे में काफ़ी डीप जानकारी दी है, किस किस टाइप की आपकी एपिथेलियल सेल्स होती है, कौन कौन से ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं इन सेल्स से, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए एपिथेलियल सेल्स के बारे में। अब जैसे ये क्या होता है, कोविड इन्फेक्शन होता है, उसके बाद आपकी जो क्या होती है एंटीबॉडी जनरेट होने लग जाती है, मैक्रोफेजेस ट्रिगर होता है, T सेल्स एक्टिवेट होती है, मैक्रोफेजेस आपके क्या होते हैं एक्टिवेट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आपके एक्टिवेट होते हैं। पर जैसे ये क्या होते हैं इम्यून इन्वेजन करने लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये क्या करने लग जाता है, साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करने लग जाता है। साइटोकाइनिन क्या करने लग जाता है कि अब ये बोल सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और खुद के बॉडी पार्ट्स को या जिसको इसने सुरक्षा देना था उन्हीं को क्या करने लग जाता है, एनगल्फ करने लग जाता है, और फिर साइटोकाइनिन स्टॉर्म बनने लग जाता है। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी कास्केट बनने लग जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स आपका जनरेट होता है। उससे क्या होता है, सेप्सिस होने लग जाती है।
सेप्सिस मैंने बता रखा है आपको कि सेप्सिस क्या होता है कि ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी उनमें क्या होने लग जाती, सूजन आने लग जाती है। उससे क्या होता है कि मल्टी ऑर्गन डिसइंफेक्शन सिंड्रोम्स हो सकता है, डेथ तक हो सकती है, टिश्यू डैमेजेस होती हैं आपकी, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, टिश्यू किस किस को डैमेज कर सकता है, तो लंग्स की टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को डैमेज कर सकता है, ब्रेन को कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कर सकता है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, माइक्रो सर्कुलेशन को कर सकता है, आइज को कर सकता है। सबसे पहले तो ये बनाता है अपना किसको, लीवर को टारगेट, ये याद रखना आप लोग। अच्छा आगे चलें तो ये देखो, ये आप आसानी से समझ सकते, ये हिट किया, ठीक है ना, क्या हुई, आपकी एंटीबॉडीज जनरेट हुई, साइटोकाइनिन आपका स्ट्रॉन्ग बना और मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर आपको देखने को मिला। चलिए तो सीधा आगे चलते हैं। अच्छा, पहली बार जब केसेस देखने को मिला तो लिखा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन द साइटोकाइनिन स्टॉर्म हैज बीन लिंक्ड टू अ पैंडेमिक। साइंटिस्ट सस्पेक्टेड दैट द साइटोकाइनिन स्टॉर्म कॉज मेनी ऑफ द फैटलिटीज इन द 1918 फ्लू पैंडेमिक्स के टाइम पे भी देखने को मिला था। इससे पहले जो आपका जिसे बोलते हैं स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश फ्लू आपने नाम जरूर सुना होगा कि ये न्यूज़ नहीं चल रही थी हर 100 साल में क्या आती है, एक महामारी आती है, ठीक है ना। तो ये स्पेनिश फ्लू आया था आपका, भारत में कई सारे मरे थे इससे, तो 1918 में आया था। और 2003 में आपका सार्स कोव फर्स्ट जिसे बोलते हैं, तो सार्स की फुल फॉर्म होती है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसके भी आपको देखने को मिले, वहाँ पे भी सिम्टम्स देखने को मिले किसके, आपके साइटोकाइनिन स्टॉर्म के, ठीक है ना। तो जो क्रोन है और उनके कलीग्स हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने लगभग 16 फैटल केसेस देखे 2009 से 2014 के बीच में, और जब पैंडेमिक आया था आपका H1N1 स्वाइन फ्लू का, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जैसे बोलते हैं नॉवल इन्फ्लुएंजा वायरस दैट इमर्ज्ड इन द 2009 एंड हैज सिंस बिकम अ फिक्सचर ड्यूरिंग द फ्लू सेशन। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, ये चीज़ें पढ़ लेना। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि 2 पेशेंट फॉर एग्जाम्पल हैड म्यूटेशन इन द PRF1 जीन विच मेक्स अ प्रोटीन कॉल्ड द परफोरिन। जो PRF1 जीन होता है जिनके अंदर था उनमें परफोरिन मेड हो रहा था, प्रोटीन मेड बाय द सर्टेन इम्यून सेल्स, परफोरिन pokes holes in the other infected cells to destroy them. Mutation in the perforin genes impede the process, but these immune cells known as the natural killer cells don't stop trying. अब देखो नेचुरल किलर सेल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो उनमें होती हैं आपकी, एक में तो आपके जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, 2 तरीके की होती हैं, एक में होती हैं अग्रेन्यूल्स और एक होती हैं ग्रेन्यूल्स। एक होती है जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, ये कणिकाएं नहीं पाई जाती, तो 2 तरीके की होती हैं, मोनोसाइट्स और फिर होती हैं लिम्फोसाइट्स। और जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं होती है एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। हमारी जो ब्लड स्टेम सेल्स होती है उसमें 2 तरीके की सेल्स होती है, एक मिलॉइड स्टेम सेल्स होती है, एक लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होती है। अब जो लिम्फॉइड स्टेम सेल होती है वो लिम्फोब्लास्ट को प्रोड्यूस करती है, जिसमें आपका बी लिम्फोसाइट्स आता है, जैसे बोन मैरो या बर्सर लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं, थाइमस लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होती है नेचुरल किलर सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स में आती हैं। पर व्हाइट ब्लड सेल्स में तो ये तो आपकी क्या हुई, लिम्फोसाइट्स हो गई। पर इधर से देखेंगे माइलॉइड स्टेम सेल्स में आपकी रेड ब्लड सेल्स अलग से आते हैं, प्लेटलेट अलग हो जाती हैं, और एक आती है मायोब्लास्ट जिसमें ग्रेन्यूल्स आते हैं आपके। ग्रेन्यूल्स मतलब जो कणिकाएं होती है उसमें एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स के आपके क्या है, एग्जाम्पल है। यही एंटीबॉडीज क्या करती हैं आपकी, प्रोड्यूस करती हैं। यही हमें किससे बचाती हैं, आपका इन्वेट से, या जर्म्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस से, यही बचाती हैं। पर अगर ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं तब भी ये दिक्कत खड़ी करती हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारा ट्रीटमेंट के बारे में लिखा है अलग अलग, तो ये चीज़ें आप खुद पढ़ लेना। अच्छा, टेमिंग क्या है भाई, तो सिंपल सी बात है, माना जाता है या माना जा रहा है कि एस्टेरॉयड क्या है कि पहली चॉइस बनेगी ट्रीटमेंट के लिए। पर ये अभी तक क्लियर नहीं है कि एस्टेरॉयड बेनिफिशियल होंगे कि हार्मफुल होंगे आगे जाकर। तो हो सकता है कि एस्टेरॉयड एक एटम बम का तरह काम करे, मिसाइल स्ट्राइक की तरह काम करे, मतलब खुद नुकसान पहुंचे। जैसे मैंने आपको उसके बारे में ब्लैक फंगस के बारे में बताया था कि ब्लैक फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस, इसके बारे में वीडियो डाल चुका हूँ। तो मैंने उसमें बताया था कि जो कोविड-19 के पेशेंट, उनको ये जो ब्लैक फंगस है वो काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा है, और इसका जो आपका फैटलिटी रेट है वो काफ़ी हाई है, 50% के आसपास। म्यूकोरमाइकोसिस जो है ब्लैक फंगस है, वो नॉर्मली क्या करता है कि अगर हेल्थी इम्यून सिस्टम है किसी का तो उस पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, उसको कुछ ये नुकसान नहीं पहुंचाता। पर अगर किसी को सेवियर कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उनको दिक्कत करता है खड़ी। जैसा अगर किसी को मान लीजिए शुगर है, या फिर आपका क्या अगर ये मान लीजिए कैंसर था, या फिर उसने अब रिसेंट में कोई आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, मतलब पहले से कोई यानी बीमारी रही होगी, तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हिट करता है उसे, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी क्या है, माना जा रहा है कि एस्ट्रॉयड ये दिक्कत खड़ी कर सकता है लॉन्ग टर्म्स के लिए पेशेंट्स में। अच्छा आगे चलें तो एग्जाम्पल ले लें, तो इसका एक है एनाकिनारा, जैसे बोलते हैं काइनरेट। ये मॉडिफाइड वर्जन है नेचुरल ह्यूमन प्रोटीन का, जो ब्लॉक करता है रिसेप्टर्स को फॉर द साइटोकाइन IL-1। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना।
अच्छा नेक्स्ट चलें, तो ये सारा लिखा हुआ है IL-6 रिसेप्टर, ठीक है ना, यहाँ पे टॉसिलिजुमैब, ये आपके क्या एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि डेनमार्क में किसने स्टडी की है, इटली में कौन कौन से ट्रायल चले हैं, तो उस टाइम पे चले थे 1 साल पहले, ठीक है ना। अच्छा आगे चले तो आगे देख सकते हैं। अच्छा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन जो है, मेक नो मेंशन ऑफ द मार्कर्स फॉर द साइटोकाइनिन स्टॉर्म, उसके लिए WHO ने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई थी उस टाइम पे। अप्रैल 3 पिछले साल की बात है ये, जब ये पहली बार उजागर हुआ था। आप क्यों पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ, अभी देखो ये पढ़ लेता हूँ। तो सूनर डॉक्टर कैन ट्रीट द रेजिंग स्टॉर्म द बेटर द रिजल्ट, जितना जल्दी आप इसे क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हो उतना बेहतर होगा, क्रोन बोल रहे हैं। इफ इट इज़ योर इम्यून सिस्टम किलिंग यू, ठीक है ना, कि अगर इम्यून सिस्टम क्या करता है, किल्स कर सकता है, देन यू नीड टू डू समथिंग, तो आपको कुछ करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे बना हुआ है, SARS-CoV-2 किस तरीके से, मैंने बता दिया किस तरीके से काम करता है ये। अच्छा ये पढ़ा क्यों रहा हूँ, पढ़ा इसलिए रहा हूँ, तो आप देखिए जरा इससे पढ़िए, लिखा हुआ है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कैन बी डबल एज्ड स्वॉर्ड। जो आपका कॉवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, आप देख रहे हो लोग क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जो कोविड से सही हुए हैं, तो उनमें क्या हो जाती है कि आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं कोविड से लड़ने के लिए। तो क्या किया जाता है कि उनका जो प्लाज्मा होता है वो निकाला जाता है। अभी दिखा दूंगा प्लाज्मा किस कलर का होता है और क्या होता है प्लाज्मा। तो उस प्लाज्मा से 2 लोगों को सही किया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा था, ठीक है ना। पर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डबल एज स्वॉर्ड है, 2धारी तलवार है। लिखा हुआ है द नॉन न्यूट्रलाइज्ड एंटीबॉडीज इन द कोवलेसेंट प्लाज्मा हेल्प इन द एंट्री ऑफ द वायरस इनटू द मैक्रोफेजेस। द वायरस मल्टीप्लाइज रैपिडली, और वायरस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है रैपिडली इन द मैक्रोफेजेस केसेस में, एंड कैन प्रोड्यूस अ प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन देयर बाई एग्रीवेटिंग द साइटोकाइनिन स्टॉर्म। तो ये आपका क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आपका पैदा हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी दूसरे के शरीर के एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में, तो आपकी एंटीबॉडीज उसके एंटीबॉडीज रिएक्ट कर सकती है और बोल सकते हैं कि क्या कर सकती हैं, हेल्थी टिश्यूज़ को तक को क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अब उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो सिंपल सी बात है, साइटोकाइनिन स्टॉर्म का एक कंडीशन बन जाएगा। तो कोवलेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से जुड़ी हुई है, साइटोकाइनिन स्टॉर्म से। तो अब आज की न्यूज़, मतलब मान के चलिए 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है, आपने पढ़ी भी होगी कि प्लाज्मा थेरेपी को ड्रॉप कर दिया है गवर्नमेंट ने क्लिनिकल मैनेजमेंट से, जो आपकी गाइडलाइंस थी कोविड-19 की। तो मैं पढ़ लेता हूँ, द गवर्नमेंट ऑन द मंडे, सोमवार की बात है, परसों की बात है, कि कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम द कंट्री क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन द कोविड-19, द मूव कम्स एज द थेरेपी वॉज फाउंड टू बी द इनइफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग द प्रोग्रेशन टू सीवियर डिसीजेज और डेथ। अब ये होता है आपका, देखो ये ब्लड है, ब्लड से आपका प्लाज्मा अलग कर दिया। ब्लड याद रखना प्लाज्मा कलर कैसा होता है, तो ये येलो होता है। अच्छा देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में 3 तरीके के आपकी सेल्स पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स हो गई आपकी प्लेटलेट्स हो गई और व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, ठीक है ना। अब ब्लड जो होता है उसमें क्या होता है कि 55% आपका प्लाज्मा होता है और 45% आपकी क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। उसमें आपका देखो 44% के आसपास आपका रेड ब्लड सेल आ जाता है और 1% के आसपास आपका व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आ जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा पूछा जाता है कि आरबीसी जो होता है तो वो कैसी शेप में होती है, तो वो बाइकॉनकेव शेप होती है, थोड़ा दिमाग में रखना। लिखा हुआ है इन अ मीटिंग ऑफ द ICMR नेशनल टास्क फोर्स for the COVID-19 on the Friday, all members were in favor of removing the use of the convalescent plasma from the clinical guidelines for the management of the adults COVID-19 patient, citing its ineffectiveness and inappropriate use in the several cases. The guidelines allow the off-label use of the plasma therapy at the stage of the early moderate diseases, that is within the 7 days of the onset the symptoms, and if there is a availability of the titer donor plasma. अच्छा ये देखो ये ट्वीट किया हुआ है। तो एम्स ICMR कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज द क्लिनिकल गाइडेंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एडल्ट कोविड-19 पेशेंट एंड ड्रॉप द कोवलेसेंट प्लाज्मा। तो ये देख लीजिए 17 मई की न्यूज़ है, आज 19 तारीख है। The decision to remove it from the guidelines comes in the backdrop of the clinicians and the scientists writing to principal scientific advisor K. विजयराघवन, उनको लिखा हुआ है cautioning against the irrational and the non-scientific use। किसका इस्तेमाल मत करो, नॉन साइंटिफिक ऑफ द कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा फॉर द कोविड-19। अब आप देख रहे होंगे कि लगातार चेंजेस आ रहे हैं, कभी बोलते हैं इसका इस्तेमाल करो, कभी बोलते हैं कि आपका कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी बहुत बेहतर है, कभी बोला जाता है रेमडेसिविर का यूज़ करो, कभी बोलते हैं रेमडेसिविर आपका ख़राब है। आजकल आप देख रहे होंगे जो DRDO ने उसने अपना क्या बोलते हैं, उसने रेडिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ क्या कर दिया है, डॉक्टर रेडिस के साथ मिलकर आपका 2DG बना दिया, 2 डिऑक्सी ग्लूकोज,
जो आपका ड्रग है, जो क्या करेगा, कोरोना को फैलने से रोकेगा। अब देखते हैं किस तरीके से वो काम करता है। उसको मंजूरी दे दी गई है इंडियन मार्केट में, ओपन मार्केट में। अच्छा, लिखा इन द लेटर विच वाज आल्सो मार्क्ड इन द ICMR। तो आप जानते हैं ICMR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च। इसके हेड का नाम जरूर याद रखना, पेपर में बन सकता है, बलराम भार्गव। एम्स के डायरेक्टर आपके रणदीप गुलेरिया थे। तो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल alleged that the current guidelines on the plasma therapy are not based on the existing evidences and pointed out the some very early evidences that indicate a possible association between the emergence of the variant with the lower susceptibility for the neutralizing the antibodies in the immunosuppressed people given the plasma therapy. This raises the possibility of the more virulent strains developing due to the irrational use of the plasma therapy. तो यही चीज़ ये बोल रहा है, which can fuel the pandemic। ठीक है ना, फ्यूल कर सकता है, मतलब ये परेशानी ज़्यादा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द लेटर साइंड बाय द वैक्सीनोलॉजिस्ट आपके गगनदीप कांग है, सर्जन परमेश CS और कईयों ने इसमें साइन किए हैं। तो इसको हटा दिया गया है, किसको, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया। अब पहले जैसा आप देख रहे होंगे, पहले आपके पोर्टल्स वगैरह बन गए थे, अगर किसी को प्लाज्मा डोनेट करना है, अब वो हटा दिया गया, अब किसी को प्लाज्मा डोनेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका आज का वीडियो। होप कि आपको साइटोकाइनिन स्टॉर्म समझ में आया होगा और इसका संबंध समझ में आया होगा किससे, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से और कोविड-19 से। तो इस वीडियो का जो आपका लिंक है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा अपने, और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, PDF भी मैं दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फेसबुक पे भी हम हैं, वहाँ पे आप पेज को लाइक कर सकते हैं। लिंक जो होता है वीडियो का मैं वहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।